हेलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि दो प्रोसेस के थ्रू हो रही थी। एक डिफ्यूजन का प्रोसेस था और दूसरा ड्रिफ्ट का प्रोसेस था। इनिशियली क्या हो रहा था कि जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या था, वो ज़्यादा था, लार्ज अमाउंट में था, और ड्रिफ्ट करंट कम अमाउंट में था। धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट क्या हुआ, कम होना शुरू हुआ और ड्रिफ्ट करंट बढ़ना शुरू हुआ। और फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि जब वो दोनों बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। और उस टाइम पे फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक पीएन जंक्शन बन गया था। और ये किसके कारण से बना, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि जो एन साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करके गए थे और पी साइड से होल जब मूव करके गए थे तो अपने पीछे स्टेशनरी या इनमोबाइल क्या छोड़ के गए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन छोड़ के चले गए थे। तो उसके कारण से इस तरफ अगर ये एन साइड है और ये पी साइड है बेटा, तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ क्या हो गया था, नेगेटिव आयंस रह गए थे। तो इसके अक्रॉस बेसिकली एक क्या डेवलप हो गया, एक पोटेंशियल डेवलप हो गया जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल के फ्लो को रोक रहा था। इस पोटेंशियल को ही पोटेंशियल बैरियर कहा गया, है ना। इसी पोटेंशियल को क्या कहा गया बेटा, पोटेंशियल बैरियर। यानी कि आपको यहां से यहां जाने के लिए क्या चाहिएगा, आपको इतना पोटेंशियल चाहिए होगा, V0 पोटेंशियल चाहिए होगा, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये पीएन जंक्शन आपको बना बनाया मिलेगा। फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पॉसिबल नहीं है। तो अब और क्यों पॉसिबल नहीं है, वो इसके कारण से पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे क्या डेवलप हो गया है, एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया। तो अब इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई एनर्जी सोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि हम बैटरी लगाएंगे। अब उस बैटरी को लगाने के दो तरीके हैं, उसी के बेसिस पे हम आगे का डिस्कशन करेंगे कि जो सर्किट का जो एनालिसिस है वो कैसे किया जाएगा। तो बेटा ये जो पीएन जंक्शन बन गया, इस पीएन जंक्शन को हमने कहा कि ये पीएन जंक्शन डायोड है। So now let us start with PN junction diode. और बेटा जनरली इसको सिर्फ क्या बोल देते हैं, ए सिंपल डायोड। तो इस डायोड का जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है वो ये है। This is the symbol of a PN junction diode और simply diode। तो बेटा इसमें देखो क्या है कि ये वाला जो एंड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पी एंड को रिप्रेजेंट करेगा और ये एन एंड को रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअल में ये जो एरो जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरो जो है बेटा, ये एरो जो कि इस तरह से एरो ये जो दिख रहा है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट और कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। बेटा ये P से N की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि ये जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो P से N की तरफ जो कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा ये डायोड का ये P एंड हो गया और ये इसका N एंड हो गया। यानी कि जो इतना बड़ा जो आप अभी तक जो बनाते आ रहे थे P और N जंक्शन वाला, उसकी जगह हम सिर्फ ये बनाएंगे और ये इसका P एंड रिप्रेजेंट करेगा और यह इसका N एंड रिप्रेजेंट करेगा। चलो अब बेटा बात करते हैं बायसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड। भाई बायसिंग का मतलब क्या होगा, कहते हैं कि यार ये बड़ा, ये जस्ट तो बड़ा बायस्ड है ना, या ये पर्टिकुलर आदमी बड़ा बायस्ड है इस चीज को लेकर के। तो बायस का मतलब कि किसी एक चीज का फेवर करना। तो यहाँ पे जो बायसिंग करेगा ना, यहाँ पे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बायसिंग का मतलब क्या होगा कि whenever we connect a diode with a battery, the process is known as
process is known as biasing of diode। भाई ऐसा क्यों कहा गया बाइसिंग ऑफ डायोड को? कारण क्या है कि जो आपका बेटा पीएन जंक्शन है या सिंपली जो ये डायोड है, आपने इससे पहले चाहे रेजिस्टर पढ़ा हो चाहे कैपेसिटर पढ़ा हो, आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि भाई रजिस्टर का ये पॉजिटिव एंड है या ये नेगेटिव एंड है या ये पी एंड है या एन एंड है ना, इस तरह की कोई बातें नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ बाइलेटरल डिवाइस। क्योंकि कैसा डिवाइस है? बाइलेटरल डिवाइस है। हम बताएंगे बाइलेटरल डिवाइस का क्या मतलब है। वो जो आप कैपेसिटर और जो रजिस्टर पढ़ते थे, दे ऑल आर यूनिलेटरल डिवाइसेस। तो क्या मतलब है यूनिलेटरल और बाइलेटरल में? यूनिलेटरल का मतलब है कि करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करवा दो आप, है ना। मान लो कि जरा आप सोचो बेटा कि जब आप रेजिस्टेंस के केस में बात करते थे, मान लो ये बैटरी थी, तो आप रेजिस्टर को चाहे भाई ऐसे कनेक्ट कर दो, चाहे सेम रेजिस्टर को आप ऐसे कनेक्ट कर दो, आपकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं आने वाला था। करंट चाहे इसमें ऐसे फ्लो करे, चाहे करंट इसमें ऐसे फ्लो करे, जैसे मर्जी करंट फ्लो करे, रेजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा यही रहता था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाला खेल रहता ही रहता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यह कारण क्या है कि इस डायोड के दो एंड है, एक P एंड है और एक N एंड है, तो उसके साथ कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एक तरीका ये है कि P एंड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दो, एक तरीका क्या है कि जो N एंड है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दो। तो इस तरीके से दो केस बनते हैं। सो किस बेसिस पे कि कैसे कनेक्ट किया जाए? ऑब्वियस है कि इसके साथ सेल कनेक्ट करने के दो ही तरीके हैं, इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करने के दो ही केस बन सकते हैं। तो उसके बेसिस पे दो तरह की बाइसिंग बेटा होगी। द वेरी फर्स्ट इज फॉरवर्ड बाइसिंग and the second one is reverse biasing। फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, दो तरह की बाइसिंग पॉसिबल है। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग देखो, तो सबसे पहली बात इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको एग्जाम में कि चार आपको ऑप्शन दे दी, पूछ लेंगे इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? व्हेन P end of the diode, P end of the diode is connected at higher potential, while the N end of the diode is connected at lower potential. The arrangement is known as forward biasing। इसको बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाएगा। माने P एंड को हायर पोटेंशियल पर और N एंड को लोअर पोटेंशियल पर अगर कनेक्ट कर दोगे तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगा। देखो जरा इस पे, देखो सबसे सिंपल पार्ट तो ये देखो बेटा, इसको रिप्रेजेंट तो ऐसे किया जाएगा, ये P एंड है, ये हायर पोटेंशियल पर और ये लोअर पोटेंशियल पर, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। दिस इज आल्सो केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस्ड। दो वोल्ट
और बेटा यहाँ पे इसको मैं ऐसे ग्राउंड कर दूं तो ये भी देखो, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। -3 वोल्ट, -8 वोल्ट। क्या ये फॉरवर्ड बायस्ड है कि भाई यहाँ पे तो -3 वोल्ट है और यहाँ -8 वोल्ट है? हाँ भाई बिल्कुल ये फॉरवर्ड बायस्ड है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिलेटिव टर्म की बात करेंगे, रिलेटिवली ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो बिल्कुल ये कैसा है, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो दिस इज आल्सो ए केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो पी एंड है वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल आप दे रहे हो या पॉजिटिव दे रहे हो। बात यह है कि रिलेटिवली क्या होना चाहिए, इस एंड के रिस्पेक्ट में ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। ये अगर हायर पोटेंशियल पर होगा तो ये फॉरवर्ड बायस। क्लियर है ये बात? चलो अब जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में किस तरीके से काम होता है। कंडक्शन कैसे होगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा, वो सब देखते हैं जरा अब। सो mechanism of forward biased diode। ये बेटा पी टाइप और ये एन टाइप। तो आपको दिख रहा है कि मैंने पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो ये फॉरवर्ड बायस बन गया। यहाँ बेटा पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन रहेगा ना यहाँ पे, और यहाँ नेगेटिव का। इधर इलेक्ट्रॉन्स आपके रहेंगे और इस तरफ होल्स अवेलेबल रहेंगे इस तरह। और लेटेस्ट से बेटा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर है दैट इज V0, ठीक है। और यहां से ये वेरिएबल सोर्स है कुछ V सोर्स किसी भी टाइम। अब देखो होना क्या शुरू होगा, जरा एक ही चीज ध्यान से देखो। जैसे ही आप यहां से सप्लाई देना शुरू करेंगे तो होना क्या शुरू होगा, देखो इसको समझने के दो तरीके हैं बेटा। एक तरीका तो ये, जरा यहाँ पे समझो कि मैं यहाँ पे जंक्शन बना रहा हूँ, ये जो पीएन जंक्शन जो बना हुआ था, इस पीएन जंक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, मैं इसको ई इंटरनल बोलता हूँ। इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलरेडी है ना, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जब आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया बेटा, है ना, जब ये बैटरी कनेक्ट की तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ये हो जाएगा, और इसको मैं एक्सटर्नल बोलता हूं, है ना। जैसे आपने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया तो इस बैटरी के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी। दो थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, मैं दोनों थ्योरी आपको समझाता हूं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाली थ्योरी। तो होगा क्या बेटा कि इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो जो सेपरेटेड चार्जेस है उसकी तो जो भी वैल्यू है 1 वोल्ट 2 जो भी है 1 2 3 जो भी मैग्नीट्यूड है उसका वो फिक्स्ड है वो। लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल है, हम इसको वेरी करवाते जा रहे हैं। माने कि जैसे जैसे मैं V को बढ़ाऊंगा ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता हुआ चला जाएगा। चलो देखो अब मैंने क्या किया कि जैसे मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया, मान लो जैसे मैं पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू करता हूँ लेकिन अभी भी V0 से कम है, तो देखो होगा क्या बेटा कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस होल्स पर ऐसे फोर्स लगाएगा। सब अभी लिखवाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर इस तरह फोर्स लगना शुरू होगा ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके कारण से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू करेंगे, या बेटर वर्ड है डिफ्यूज करना शुरू करेंगे। इसको बेटे जो प्रोसेस मैं भी आपको समझा रहा हूं, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शन। इसको क्या कहा जाएगा? माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शन। ऐसा क्यों कहा जाएगा वो भी बताऊंगा आपको। देखो भाई होना क्या शुरू हो गया बेटा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इस तरफ फोर्स लगना शुरू हो गया।
और ये जो होल्स हैं इन पर इस तरफ फोर्स लगना शुरू हो गया। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे अपने मेजॉरिटी चार्ज रीजन को छोड़ करके, अपने मेजॉरिटी रीजन को छोड़ करके मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द, जो अब ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये पी वाले रीजन में जाएगा, जो होल आएगा वो एन वाले रीजन के अंदर आएगा जहां पर वो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। ऑल्दो उनकी अमाउंट ज्यादा हो लेकिन वो उनका रीजन नहीं है, इसीलिए उसको माइनॉरिटी रीजन में कहा जाएगा और माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शन कहा जाएगा। अब देखो बेटा होगा क्या कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पेनिट्रेट करना शुरू करेंगे और होल्स इधर आना शुरू होंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहाँ जाके कंबाइन कर गया और ये वाला होल इसके साथ कंबाइन कर गया, तो बेसिकली ये जो विड्थ थी अब ये पहले से कम हो गई। एक तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका ये है कि सर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इंटरनल से कम है, तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो इसके एक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर था वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो घटना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये बात? देखो क्या हुआ बेटा कि आपने जैसे जैसे इसको क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अभी भी V नॉट से कम है, तो होगा क्या कि इन होल्स पर इधर फोर्स लगेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर इधर फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके कारण से ये क्या करेंगे, अपने अपने रीजन को छोड़ करके ये जो आपका जो पोटेंशियल बैरियर है या ये डिप्लीशन रीजन जो है इसके पास आना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे और आगे पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वैल्यू V बराबर V नॉट हो जाएगी उस इंस्टेंट पे बेटा क्या होगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर था वो खत्म हो जाएगा। उस V नॉट से पहले की वैल्यू तक क्या नहीं होगा, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उस करंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे लेट अस से कि एमीटर लगा लो, मिली एमीटर वो लगा दी हमने। तो क्या बात हुई शुरू बेटा अब तक कि सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने का मतलब ये होगा कि इस बैटरी के ईएमएफ को बढ़ाते जा रहे हैं, या यहाँ से जो पोटेंशियल आप दे रहे हो वो पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो आप, ठीक है, वेरिएबल सोर्स है कोई ये। तो अब क्या होना शुरू, ये इधर और ये इस तरफ एंटर करना शुरू कर गए हैं। धीरे धीरे डिप्लीशन विड्थ घटती जा रही है, धीरे धीरे डिप्लीशन विड्थ घटती जा रही है, पोटेंशियल बैरियर घटता जा रहा है। पोटेंशियल बैरियर अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस जो ये प्रोवाइड कर रहा था वो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। जब तक V की वैल्यू V नॉट के बराबर नहीं होती तब तक इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं शुरू होगा। और भैया जैसे ही V की वैल्यू V नॉट से ज्यादा हो गई तो इस केस में क्या हो गया, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो गया। तो अब क्या होगा, अब इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब ये इस डिप्लीशन रीजन को भी क्रॉस करते हुए एंटर कर जाएगा कहाँ पे, P रीजन के अंदर। और भैया जो P रीजन से जो होल्स हैं वो N रीजन के अंदर आ जाएंगे। ये तो इसका इंटरनल मैकेनिज्म हुआ और करंट अब सर्किट में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इस V को बढ़ाओगे करंट इंक्रीज करेगा, करंट एक्सपोनेंशियली राइज करता है। अब बाहर के सर्किट में बात करें कि सर बाहर के सर्किट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते तो इधर आ गए, तो क्या होल्स भी एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगा क्या? ये सब बातें अभी लिखवाऊंगा आपको, पहले समझ लेते हैं बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो आ गया, लेकिन सर उधर से होल भी तो आ रहा है, तो क्या होल सर्किट में एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो नहीं करना चाहिए? हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि भैया वो जब होल्स इधर आएगा तो भी तो फ्लो करेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या चक्कर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी तो ज्यादा है होल से, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से जल्दी वो जो होल जब तक यहाँ पे आएगा उससे पहले पहुंच जाएगा और वो इस होल के साथ क्या कर जाएगा, होल के साथ रिकंबाइन कर जाएगा। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करेंगे, होल्स फ्लो नहीं करेंगे। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन विड्थ घटनी शुरू हो गई बेटा, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर है वो घटना शुरू हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटना शुरू हो गई, सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। दूसरा जो एक और थ्योरी जो है वो हल्का सा वो इससे थोड़ा सा अलग है। वो क्या है बेटा कि देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव होल्स हैं, तो ये इनको क्या करेगा, रिपेल करना शुरू करेगा, और ये जो नेगेटिव है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करेगा।
ये क्या करना शुरू करेंगे, ये पेनिट्रेट करना शुरू करेंगे, डिफ्यूज करना शुरू करेंगे, डिप्लेशन बिट घटती जाएगी, रेजिस्टेंस घटता जाएगा और फ्लो शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के यही कहानी है। अब इसको जरा नोट लिख लेते हैं जरा अपने अपने वर्ड्स के अंदर। देयर इज ऑलरेडी एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड inside the junction। ऑलरेडी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। देयर इज ए पोटेंशियल बैरियर, देयर इज ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ V naught across the PN junction of diode। ऑलरेडी ऐसा है, ठीक है। When diode is forward biased, an external electric field is set up inside the diode whose direction is opposite to internal electric field। वो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ऑपोजिट है डायरेक्शन उसकी, है ना। नाउ होल्स फ्रॉम P side experiences a electric force towards N side, while electrons from N side experience electric force towards P side due to the external electric field। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से बेटा क्या होना शुरू हो गया, जो P साइड में जो होल्स थे उन पे N साइड में फोर्स लगना शुरू हो गया और इलेक्ट्रॉन्स पे N साइड से P साइड की तरफ फोर्स लगना शुरू हो गया। ड्यू टू this holes start to diffuse into N region, while electrons start to diffuse into P region। वो जो P रीजन है उसमें डिफ्यूज करना शुरू कर जाते हैं वो। As the value of V increases, the value of potential barrier also decreases। जैसे जैसे आप V की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करेंगे बेटा, वो जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है इसके अक्रॉस। देखो अब क्या होगा,
So in this way, holes from P region diffuses into N region where holes are minority carriers, minority charge carriers. Also, electrons from N region diffuses into P region where they are minority charge carriers. And this process is known as minority charge injection. This process is known as minority charge injection. During forward biasing, the potential barrier decreases. पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बेटा घटनी शुरू हो जाएगी, है ना। देखो जैसे पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस एज वी इंक्रीज V, जैसे जैसे इस V की वैल्यू को बढ़ाएंगे जो पोटेंशियल बैरियर है वो घटना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। मान लिया बेटा सबसे पहले पोटेंशियल बैरियर V0 था, तो जैसे जैसे आप V को बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल बैरियर पहले से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप देखो जरा डिक्रीज होता जा रहा है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता हुआ आएगा। जब पोटेंशियल बैरियर घटेगा इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड ऑल्सो डिक्रीजेस। जो रेजिस्टेंस है डायोड का वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। The resistance of the diode also decreases. The depletion width also decreases. जो डिप्लीशन विड्थ है बेटा वो भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे इस तरफ पेनिट्रेट करते आ रहे तो ये डिप्लीशन विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब when V equal to V0, there is no potential barrier across the junction। वो जंक्शन के अक्रॉस सब कोई पोटेंशियल नहीं बचेगा। लेकिन और बात खास की कि जब तक V बराबर V0 तक इस सर्किट में कोई करंट भी तो फ्लो नहीं करेगा। Till V equal to V0, there is no current in the circuit। इस सर्किट के अंदर, इस अरेंजमेंट के अंदर बेटा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। Once
V is greater than V naught, current start to flow and rises exponentially. और बेटा एक्सपोनेंशियली करंट क्या करना शुरू करेगा, राइज करना शुरू करेगा। आगे देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहां पे देखो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो पी रीजन में आ गए थे, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी रीजन flow in the external circuit, flow in the external circuit and recombine with the holes at n side, है ना, यहां से बेटा चलते गए और यहां पे n साइड में वो रिकम्बाइन कर गए। और इसका कारण क्या है कि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा है मोबिलिटी ऑफ होल से, इसलिए फटाफट से एन एन पे जाके क्या कर जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे। जो आपका एक्सटर्नल सर्किट जो है, उस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं हम ये बात कि इन द एक्सटर्नल सर्किट, in the external circuit only electrons flow and not holes, holes flow नहीं करेंगे। ये मैकेनिज्म है बेटा किसका, ये मैकेनिज्म है फॉरवर्ड बाइसिंग का, कि रेजिस्टेंस क्या होना शुरू कर रहा है, इन फॉरवर्ड बाइसिंग, in forward biasing resistance decreases, रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो डिप्लीशन विड्थ है वो घटनी शुरू हो जाती है। ये फंडा है आपका बेटा किसका, फॉरवर्ड बाइसिंग का। अब थोड़ी सी बात करता हूं आइडियल डायोड। आइडियल डायोड एक्चुअल में तो बेटा आइडियल डायोड होगा नहीं, है ना, आइडियल डायोड वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, बट हम अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कुछ तो हम आइडियल डायोड ही ट्रीट करके चलते हैं। इफ आइडियल डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, then it is assumed that it has zero resistance। आइडियल डायोड अगर है उसको फॉरवर्ड बायस्ड आपने कर दिया तो उसको मैं क्या मानूंगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, जीरो रेजिस्टेंस होगा। मान लो कि आपने किसी सर्किट में इस तरीके से कुछ हो गया, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो अगर फॉरवर्ड बायस्ड और आइडियल डायोड है तो मैं इसको किससे, एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से भी रिप्लेस कर सकता हूं। सो रिप्लेस डायोड बाय ए जीरो रेजिस्टेंस वायर if it is forward biased। फॉरवर्ड बायस्ड अगर है तो डायोड को किससे रिप्लेस कर दो बेटा, उसको रिप्लेस कर दो एक जीरो रेजिस्टेंस वायर के साथ। क्लियर है, उसको किससे रिप्लेस करना है, जीरो रेजिस्टेंस वायर के साथ आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, दोनों बेटा नोट कर लो जरा एक बार। तो बेटा जो फॉरवर्ड बायस डायोड है उसको क्या करेंगे, उसको जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर देंगे अगर वो आइडियल डायोड है तो।
अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा सिलिकॉन है कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन डायोड हुआ तो फिर उसको 0.7 के साथ रिप्लेस करेंगे, वो बताएंगे अभी। और अगर जर्मेनियम हुआ तो 0.32 के साथ उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। बट अभी के लिए इतना ही कि फॉरवर्ड बायस अगर है तो उसको जीरो रेजिस्टेंस बायस से रिप्लेस कर देंगे। तो बेटा फॉरवर्ड बायस में क्या होना शुरू हुआ, ये बात आपको जो 2-3 बातें बहुत काम की कि रेजिस्टेंस घटना शुरू हो जाता है, डिप्लेशन रेट घटना शुरू हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर भी घटना शुरू हो जाएगा। एक्सटर्नल वोल्टेज जो आप दे रहे हो अगर उसकी वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से कम है तो उससे पहले एक सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर या जो मिली एमीटर आपकी उसकी रीडिंग 0 होगी। एक्सटर्नल सर्किट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लो करेगा, उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, होल्स का फ्लो नहीं होगा। देखो ये तो अगर मैं इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं फॉरवर्ड बायस की बेटा, तो देखो जब तक उसको पोटेंशियल बैरियर वाली वोल्टेज नहीं मिलेगी तब तक तो करंट क्या रहेगा 0। और उसके बाद बेटा करंट जो है वो कैसे राइज करेगा, करंट राइजेस एक्सपोनेंशियली, करंट राइजेस एक्सपोनेंशियली, ये होने वाला है। 0 करंट बिफोर पोटेंशियल बैरियर, ऐसा होना चाहिए। जैसे जैसे आप क्या करोगे बेटा, V को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू घटती हुई चली जाएगी। ठीक, ये बात होगी। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग का मैकेनिज्म हो गया, और ये फॉरवर्ड बायस की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में बिल्कुल उसका उल्टा, जैसा कि हमने फॉरवर्ड में किया था, क्या द पी एंड ऑफ द डायोड, द पी एंड ऑफ द डायोड is connected at lower potential while the N end of the diode is connected at higher potential. Such arrangement is known as reverse biasing. इसको बेटा रिवर्स बायसिंग कहा जाएगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखो ये पी एंड है तो पी एंड को नेगेटिव टर्मिनल और ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पर है। ये भी बेटा रिवर्स बायसिंग है, आप देखो ये रिलेटिवली लो पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पर है। So these all are the representation of reverse biasing. रिवर्स बायसिंग का मैकेनिज्म देखते हैं बेटा क्या होगा।
reverse biased diode. ये P एंड, ये N एंड, और ये आपका रिवर्स बायस है। ये इधर पॉजिटिव और ये यहाँ नेगेटिव, ये इधर इलेक्ट्रॉन्स और इधर होल्स, इस तरीके से। अब देखो जो ये पोटेंशियल बैरियर जो है आपका, ये जो डिप्लीशन विड्थ है बेटा, इसके अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसे है। जो आपने अभी बैटरी लगाई है इसके कारण से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की है। सो इन रिवर्स बायसिंग the direction of internal electric field and external electric field is same। भाई दोनों की डायरेक्शन सेम है, जरा देखो तो अब क्या होगा बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पे इस तरफ फोर्स लगना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर इधर फोर्स लगना शुरू होगा, इधर फोर्स लगना शुरू होगा, होल्स पर इधर फोर्स लगना शुरू होगा, इस तरफ ऐसा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, बजाय कि पोटेंशियल बैरियर के कम होने के वो बढ़ने लग रहा है। यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स experience an electric force, किस तरफ लग रहा है, away from junction, while holes experience electric force अवे फ्रॉम जंक्शन। दोनों पे ही बेटा जंक्शन से दूसरी तरफ फोर्स लगना शुरू हो रहा है, इस पे इस तरफ और इस पे इस तरफ। इसके कारण से होगा क्या, द डिप्लीशन वेट स्टार्ट टू इंक्रीज as we increase v, ये v की वैल्यू को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे डिप्लीशन वेट बढ़ता हुआ चला जाएगा ना, डिप्लीशन वेट बढ़ता हुआ चला जाएगा। इन रिजल्ट द पोटेंशियल बैरियर स्टार्ट टू इंक्रीज। जो पोटेंशियल बैरियर है बेटा वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल जो आपकी डिप्लीशन वेट थी वो भी बढ़नी शुरू हो चुकी है। द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड also start to increase। एक बेटा काम की बात, एक जरा यहाँ पे एक नोट लिखवा देता हूं मैं कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है बेटा वो 99% टाइप का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस जंक्शन के अक्रॉस ही हो जाता है, बाकी डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। मोस्टली पोटेंशियल ड्रॉप takes place
near the junction as compared to the other part of diode। वो फॉरवर्ड बायस के केस में भी ये बात लागू है और रिवर्स के केस में भी, कि मोस्टली जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस पोटेंशियल बैरियर के अक्रॉस ही, या ये जो जंक्शन जो है आपका डिप्लीशन विड्थ है इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो भाई हम बात कर रहे थे कि अभी क्या होना शुरू हो गया, ये पोटेंशियल बैरियर जो था V नॉट बेटा ये भी घटना शुरू हो गया, सॉरी बढ़ना शुरू हो गया, डिप्लीशन विड्थ भी बढ़नी शुरू हो गई, रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो गया। देयर इज नो करंट, there is no current in the circuit due to majority charge carriers। इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण से बेटा आपके इस सर्किट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा। अच्छा, तो भाई अब आगे क्या, चलो हम बढ़ाते जा रहे हैं कि ये हम क्या करते जा रहे हैं बेटा, कि एक बात तो देखो पोटेंशियल बैरियर अब की बार क्या होता जा रहा है, देखो पहले एक्चुअल में वो V नॉट था, लेकिन अब आपके रिवर्स बायसिंग के केस के कारण से बेटा क्या होता जा रहा है, वो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जो पोटेंशियल बैरियर है वो दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक बात। As we increase V more and more, भाई और वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, V की और वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं। A situation arises when electric field inside the diode is established of the order 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर। जब बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर में जब ये पहुंच जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा क्या हो गया बेटा, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, एटम से ही नॉकआउट कर देगा, इतनी ज्यादा एनर्जी होगी इसके पास। जब इस ऑर्डर का चला जाएगा तो क्या होगा, दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर एटम्स। उनके एटम से उन इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। In this way, a large amount of electrons are knocked out, or we can say free, कि भाई अब इतने हजारों की संख्या में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्या हो गए, वो नॉकआउट हो गए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक तरह से। अब जरा एक बात देखो बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, मान लो ये इलेक्ट्रॉन थे, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा वो तो इन पे इस तरफ लग रही है, माने कि इलेक्ट्रॉन्स इस बार ऐसे फ्लो करके आने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करके आएगा बेटा, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो करके आएगा तो जरा देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ बनेगी। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी बेटा,
इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगी बेटा, वो फोर्स किस तरफ लगी है, वो इस तरफ लग रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो वो इस तरफ मूव करेगा, तो जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा होगा। चलो, तो भाई अब क्या होगा, देयर इज ए सडन फ्लो ऑफ large amount of charge or large amount of electrons in the opposite direction This is known as reverse breakdown of the diode. A large amount of current, a large amount of electric current flows in the circuit known as reverse current. बेटा रिवर्स करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिस टर्मिनल से फ्लो करना चाहिए था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके गया है। जैसा फॉरवर्ड में करंट फ्लो कर रहा था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया, इसलिए इसको रिवर्स करंट कहा गया। हुआ क्या कि सडनली बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज इकट्ठा हो गया, उस पर फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में फटाक दे क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से आपका क्या आना शुरू हो गया, करंट आ गया। लेकिन करंट की भी बहुत ज्यादा अमाउंट आएगा, दिस करंट इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। काफी ज्यादा अमाउंट में करंट रहेगा बेटा। During this breakdown or during the breakdown of diode, there is no significant change in the potential across the diode। कोई बहुत ज्यादा यानी कि करंट तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके अक्रॉस कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है बेटा। if we further increase V, the diode get burned out or damaged due to heating effect of current। उसके कारण से डायोड बर्न आउट हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका, अगर आप और ज्यादा आगे पोटेंशियल बढ़ाते रहते हैं तो। ठीक है, एक इसमें बेटा एक छोटा सा टर्म आता है, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। बिफोर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से पहले पहले आएगा ये, ब्रेकडाउन से पहले। एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली
very small amount of current, a very small amount of current of order माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर की रेंज में क्या हो रहा होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट अंडर रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस मोड में भी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आप कहोगे सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जरा यहां समझाता हूं आपको। ये पी टाइप, ये एन टाइप, तो बेटा पी टाइप में होल तो थे ही, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन हमने बात कही थी कि यहाँ पे कुछ कुछ, ये देखो पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कुछ होल है, तो बेटा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, तो जो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो यहाँ पे होल्स हैं उन पे इस तरफ फोर्स लगेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर इधर फोर्स लगेगा, जो कि बहुत कम अमाउंट के अंदर है, लेकिन कुछ अमाउंट तो है, तो बहुत कम अमाउंट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो फ्लो करना शुरू करेंगे। उसके कारण से एक करंट डेवलप होगा जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहेंगे, और ये बहुत कम अमाउंट के अंदर होगा, ये माइक्रो एम्पियर की रेंज में होगा। तो द रिवर्स सैचुरेशन करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये है किसका मैकेनिज्म, ये है बेटा आपका रिवर्स बायस का मैकेनिज्म। इसमें होना क्या शुरू होगा बेटा, रिवर्स के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करती है बेटा इसमें, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है बेटा, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन है, एक्चुअल में जो करंट की डायरेक्शन आनी चाहिए थी वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन बेटा आती है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, करंट की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और भाई दूसरी बात, पोटेंशियल भी तो नेगेटिव है, पोटेंशियल भी तो आप रिवर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो देखो बेटा इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बेटा एक बात ध्यान रखना कि फॉरवर्ड के अंदर तो जो करंट आता है वो मिली एम्पियर का आएगा, और रिवर्स के अंदर जो बेटा करंट आएगा, जो इस तरफ जो करंट आता है रिवर्स, वो बेटा माइक्रो एम्पियर में आता है, ये बात ध्यान रखना। इस तरह का आता है बेटा, देखो कि बहुत ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा ही रहता है करंट। तो ये बेटा माइक्रो एम्पियर का रेंज का होगा, ये इसको आप बोलेंगे क्या चीज है, ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये तो बेटा इसको कहा जाएगा सैचुरेशन करंट, इसको बेटा ब्रेकडाउन करंट भी कह सकते हैं। VB is known as breakdown voltage, यानी कि वो वोल्टेज जिस पर क्या हुआ है आपके डायोड का ब्रेकडाउन हो गया, दैट इज नॉन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। और बेटा यहाँ पे तो जैसा हमने पहले बनाया था वैसा ही रहता है, तो एक्चुअल में किसी भी डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बनता है कंप्लीट, और ये करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो अगर मैं आइडियल डायोड की बात करूं,
आइडियल डायोड, तो अगर आइडियल डायोड, इफ आइडियल डायोड इज रिवर्स बायस्ड, it offers infinite resistance। यानी कि बेटा अगर आइडियल डायोड है और वो रिवर्स बायस आपने किया हुआ है तो क्या कर दो, रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किट और एयर गैप। ओपन सर्किट या फिर उसको एयर गैप से आप क्या कर दो बेटा, उसको रिप्लेस कर दो। ये आपको करना है किसके अंदर, ये आपको रिवर्स जो बाइसिंग है उस केस में आपको करना है। रिवर्स बाइसिंग के केस में पोटेंशियल बैरियर घट रहा है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू बहुत कम फ्लो करेगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहेंगे माइक्रो एम्पियर की रेंज में रहेगा, ये मिली एम्पियर की रेंज में रहेगा। कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो फॉरवर्ड करंट है उसका ऑर्डर तो मिली एम्पियर का होता है और जो रिवर्स करंट है उसका जो ऑर्डर है वो माइक्रो एम्पियर का होता है, ऐसा क्यों? तो हम इसको 2-3 लॉजिक से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें से एक लॉजिक तो ये है कि सर जो फॉरवर्ड जो बाइसिंग है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, इसलिए करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। दूसरा कारण क्या है कि सर जो फॉरवर्ड करंट आता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के कारण से आता है और जो रिवर्स में जो करंट आता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के कारण से आता है, इसलिए वो अमाउंट कम रहती है रिवर्स के अंदर। तो बेटा जो ये किया है इसको एक बार अच्छे से एनसीईआरटी से आप पढ़ लें। इसका नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।